नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे बेहद ही खास और आप सभी के चहेते कार्यक्रम बिहार बिहार में। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं मनुष्य की पहचान उसके श्रेष्ठ कर्मों से होती है और कर्मों के निर्वहन के दौरान जो परेशानियाँ आती हैं, जो बाधाएँ आती हैं, जो इन सबको पार करता है, हिम्मत के साथ उसका सामना करता है, जीत उसे ही मिलती है। प्रकृति की रचना में मानव प्रेम है, उत्तरदायित्व है और कहते हैं सफल व्यक्तित्व को अपना अर्जित ज्ञान और अनुभव समाज को बांटकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन जरूर करना चाहिए। और जब बात कर्मों की आती है तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं इंसान के लिए, इसलिए अपने जीवन में हमेशा कर्म को प्रधान रखें। तो आइए देखते हैं इसी के साथ मोटिवेशनल विचार, आज का अनमोल वचन। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वक्त हो गया है अपने खास कार्यक्रम में मुलाकात करवाने का खास मेहमान से। जी हाँ, मैं बता दूं कि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनकी जिद, जुनून और जीत की बेमिसाल कहानी समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही है। आज हम सुनेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनके संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी, जिन्हें सुनकर देखकर आपको भी महसूस होगा कि अगर ऐसा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव, किसी के लिए कुछ भी नहीं। हम बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत करना चाहेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट तक का सफर तय करने वाले IOFS मनोज कुमार जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, आप बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में आप विशेष सचिव हैं और सबसे पहले तो आपको हम सलाम करना चाहेंगे और दिल से प्रणाम कि आपने जो काम किया वो हमारे समाज के लिए एक नज़ीर है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो शुरुआत में ही एक छोटी सी परेशानी आती नहीं है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपने मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो विपत्त से विपत्त संकट की घड़ी में आपने हिम्मत हारते हुए आपने जो मुकाम हासिल किया, वाकई में हमारे समाज के लिए वो बहुत ही बड़ा एक सीख है। तो हम जानना चाहेंगे शुरुआत से ही ये जुनूनियत ये आया कैसे, और शुरुआत से ही जानना चाहेंगे मन में क्या चल रहा था जब आपने इस सफलता के रास्ते को रास्ता तय करना आपने शुरू किया उस वक्त। सच बताऊं तो मुझे IAS IPS के बारे में कुछ पता ही नहीं था। 95 में मैं सहरसा कॉलेज से इंटर करने के बाद दिल्ली अपनी रोजी रोटी की तलाश में गया और वहाँ जब मैं गया तो आप जानते हैं कि बिहारी की स्थिति उस टाइम वहाँ पे बहुत ही ख़राब थी। आज भी है वैसे, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो एक इंटर किया हुआ स्टूडेंट और वो हिंदी मीडियम का, कोई काम नहीं मिल रहा था और घर की आर्थिक तंगी इतनी थी कि मुझे बाहर जाना पड़ा, पढ़ाई आगे मैं नहीं कर सका। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे एक दोस्त के माध्यम से ही एक चार्टर अकाउंटेंट के यहाँ नौकरी मिली और वो भी ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने का। तो 95 से लेके दिसंबर 96 तक मैंने उनके ऑफिस में काम किया। बाद में उसके ऑफिस में मैंने फील्ड बॉय का भी काम किया। बेसिकली वो चार्टर अकाउंटेंट थे, अजय गोयल एंड एसोसिएट्स करके कंपनी था उनका, और उसी में फिर बाद में शेयर ब्रोकिंग का काम भी वो करते थे। तो मैंने भी उसी के साथ शेयर ब्रोकिंग वगैरह का, उस टाइम ऑफलाइन हुआ करता था, ये ऑनलाइन था नहीं। और मेरा गैप ईयर जो रहा 95 से लेकर 97, उसी बीच 96 दिसंबर में कुछ ऐसी घटना घटी कि मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा और मैंने ठान लिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करना है। और उसी बीच फिर मैंने अपना ठेला लिया और फल बेचना, सब्जी बेचना, अंडे बेचना, इवन मार्केट सर्वे करना, सेल्समैन, मोदी केयर वगैरह का प्रोडक्ट था। तो ये सब सारे बेचने के बाद फिर बसंत कुंज सेक्टर A पे बस स्टॉप पे मैंने अंडे की रेडी भी लगाई। एक विनोद कुमार मंडल जो मेरे ही साथ पढ़ता था छातापुर में, तो वहाँ से वो दिल्ली गया था, तो फिर उसी के साथ मैंने अंडे की रेडी भी लगाई। और फिर 97 अप्रैल में जब मैं JNU गया था, वहाँ पे राशन पहुँचाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे पैकेट, आधा किलो 1 किलो का पैकेट बनाते थे। सदर से और पीली कोठी से हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली के दाल लाते थे, चावल लाते थे, तेल उल जो भी, नमक हल्दी मसाला जो भी होता था, सबका छोटा छोटा पैकेट बना के, और 2-3-4 रिक्शे थे जिस पर दे के हम लोग उसको बेचते थे, सेल करते थे। तो उसी बीच में 97 में अप्रैल में JNU भी जाता था। वहाँ पे गंगा ढाबा है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, सबका अपना अपना मेस है। सभी मेस वाले वो सामान सब लेते थे हम लोगों से।
तो मैं रिक्शा से सामान डिलीवरी करके और मैं वापस आ रहा था पूर्वांचल से, जिसको ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल भी कहते हैं, जेएनयू में। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो काफ़ी गर्मी थी, दिल्ली में तो अप्रैल में ही गर्मी हो जाती है। वहीं से एक सज्जन व्यक्ति आए और काफ़ी गर्मी थी, तो मैं जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था वहाँ वो रुके और उत्सुकता बस उसने मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया, बोले कहाँ के हो? मैंने बोला कि बिहार में कहाँ के हो? तो चूँकि उस टाइम हम छातापुर में, तो मेरे पिताजी सर्विस करते थे, लेकिन नेटिव नालंदा है, तो मैंने नालंदा बताया। तो बता रहे मेरा भी घर गया है, अतरी है। अच्छा तुम ये बताओ तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा कि अरे आप देखते नहीं हैं कि मैं क्या करता हूँ, ये सामने मैं रेडी लेके हूँ, सामान लेके, और आप पूछते हैं क्या करते हैं? काम करता हूँ मैं। तो बोलते नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। एक्चुअली उस टाइम मेरी मूछ की रेख भी नहीं आई थी बढ़िया से। तो मेरा मतलब है कि तुम इसके अलावा क्या करते हो, पढ़ाई करते हो क्या नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं पढ़ाई मैं नहीं करता हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है और पैसे की भी तंगी है। तो बोलता टाइम का क्या है, यहाँ तो इवनिंग में भी कॉलेज होता है। मैंने कहा इवनिंग में कॉलेज होता है? बोला हाँ इवनिंग में कॉलेज होता है। तो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि इवनिंग सेशन भी होता है। तो उसने बोला कि नहीं इवनिंग में होता है, अगर तुम यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो मुझे कुछ अटपटा लगा। मैंने कहा अरे क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाइए आप, हम काम करने दीजिए हमको। और बेचारा सज्जन व्यक्ति, उदय कुमार नाम था, और वो वहीं से पीएचडी कर रहे थे और एडहॉक लेक्चरर थे अरविंदो कॉलेज में। तो उन्होंने अपना एक पर्ची निकाला और एक नोटबुक निकाला और पर्ची पर अपना नाम, रूम नंबर लिख के दे दिया। बोला कि देखो ठीक है, अगर तुमको पढ़ना होगा आगे तो तुम मेरे से कांटेक्ट करना। तो दिया, तो हम ऐसे ही उसको मोड़ सोड़ के अपनी रेडी पे फेंक दिए। हम बोले अरे ये फालतू का चीज़ है। जब हम शाम में गए, अपना सामान सब उतार रहे थे, पैकेट सब, तो वो गुलिया मिला मुझे और उसको मैंने सीधा किया। फिर रात में सोचा मैंने कि अरे हाँ, सोचते हैं अरे देखते हैं, अगर ये सही में अगर यहाँ इवनिंग कॉलेज में होता है तो दिन भर तो काम करते हैं, शाम में पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, उसको सीधा करके उसका एड्रेस वगैरह नोट किए। सुबह हुई तो फिर क्या कहते हैं, तैयार व्यार हो गए, नहा वहा के फिर हम उनके हॉस्टल में पहुँचे। वैसे क्या कहते हैं, मुनीरका से फिर 615 नंबर की बस जाती थी, तो वहाँ गए तो काफ़ी नोक करने के बाद वो उठने के बाद बोलते हैं हाँ बोलो कौन? बोले सर कल जो मिले थे। बोले हाँ। फिर फ्रेश होके वो आए और फिर बोले कि अच्छा बताओ क्या विचार किए हो? तो फिर मैंने कहा कि सर अगर शाम में पढ़ाई होती है यहाँ पे तो मैं पढ़ लूँगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि अरविंदो कॉलेज तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं अरविंदो कॉलेज उधर मालवीय नगर माल बेचने के लिए मैं जाता हूँ, तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ आ जाना शाम में 6 बजे और वहाँ मुझसे मिल लेना। फिर हम उनके अनुसार ही गए, 6 बजे वहाँ गए तो विजिटर रूम में रुके और गार्ड को मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे उदय कुमार जी कोई लेक्चरर हैं? तो बोला कि हाँ है, बैठिए सर 6:15 में आएंगे। फिर बैठे, हम 6:15 में आए और फिर सारी बातें हुई और फिर उन्होंने ही फॉर्म ख़रीदा। मुझे याद है कि शायद उस टाइम 25 रुपये 30 रुपये का फॉर्म हुआ करता था, तो सर ही ख़रीदे और फिर दिया और फिर उन्होंने फिलअप वगैरह करके और फिर मैंने वहाँ पे बीए पास कोर्स में एडमिशन लिया और मेरा सेशन 97 से 2000 रहा, ये 3 साल का। जी, तो ये दिल्ली की सफ़र आपने बताया। दिल्ली का ये सफ़र रहा जी, और उसमें हमने देखा कि सुना ये संघर्षों भरा आपका जीवन रहा और उसी में आपने समय निकाल कर, टाइम कम है लेकिन मैंने इसके लिए एक किताब भी लिखी है, उसमें सारा डिटेल्स में है कि मैंने क्या क्या संघर्ष किया है। तो ये सारे जिक्र मैंने उस अपनी आत्मकथा में की है। जी बिल्कुल, उस आत्मकथा के बारे में भी हम जानेंगे। चूँकि आपकी जो जड़ें हैं बिहार से जुड़ी हुई हैं, सुपौल के आप रहने वाले हैं, आपकी जड़ें यहाँ से है। तो हमने जो सुना है और जो अक्सर हम लोग कहते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा देश में जो IAS है, IPS है, तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को देता है। आज इसका जीता जागता जो नमूना है वो भी हम अपने सामने देख रहे हैं। तो मनोज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना अटैम्प्ट आपने दिया है UPSC के लिए और रैंक आपका क्या था? मैंने टोटल 4 अटैम्प्ट दिए थे। चौथे अटैम्प्ट में मैंने ये सफलता हासिल की। 2 अटैम्प्ट में मैंने PT निकाला और दोनों अटैम्प्ट में जब मैं मेंस लिखने गया तो मेरा इंग्लिश फेल हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होता है। इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, उसके बाद आप हिंदी लें या तेलुगु लें या बंगाली लें, वो जो भी रीजनल लैंग्वेज एक लें, तो दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है ऑप्शनल, वो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा।
तो चूँकि हम यहाँ बिहार बैकग्राउंड से थे और 6th में जाके ABCD सीखे थे, तो इंग्लिश में पकड़ नहीं थी, इसके कारण मैं इंग्लिश में फ़ेल कर गया। तो 2 बार इंग्लिश में तो फ़ेल होने की वजह से कॉपी ही नहीं चेक हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अरे जब मैं PT निकाल लेता हूँ, मेंस की मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, तो मैं इंग्लिश भी क्वालीफाई करूँगा। इसके लिए मैंने बत्रा सिनेमा, मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के पीछे में पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस चलता था, उसमें नीतू मैम पढ़ाती थी इंग्लिश। फिर मैं नीतू मैम के पास गया, मैं मैम को बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, ऑप्शनल वगैरह अच्छा है, PT निकल जाता है, लेकिन मैम इंग्लिश में फ़ेल कर जाता हूँ। तो मैम बोली कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ 6 महीना आप मेहनत कीजिए, आपका इंग्लिश क्वालीफाई हो जाएगा। फिर मैम के यहाँ एडमिशन लिए पैरामाउंट में, और वहाँ फिर 6 महीना मैंने मदद की और कोचिंग करने के बाद फिर इस तरह से मेरा जुनून हो गया इंग्लिश पे कि दिन रात सिर्फ हम इंग्लिश ही पढ़ते थे। और 2008 के मेंस में मैंने इंग्लिश भी क्वालीफाई किया, और फिर सिविल सर्विस मेन क्वालीफाई करने के बाद फिर 2009 में मैंने मेंस इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू फाइनली मेरा हुआ नहीं। फिर 2010 में इंटरव्यू दिया और 2010 में मैं सफलता हासिल किया और 870 रैंक जी। रहा जब मेरा। रिजल्ट आया तो पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका? आपके जो नज़दीकी थे, जो आपके परिवार थे, उनका क्या मतलब की भावनाएं थी? जरूर चाहेंगे ये पल, क्योंकि बहुत ही खास होता है जी, इंसान जी, के लिए, जब सफल आप होते हैं और एट ए टाइम आपको पता चलता है, वो सरप्राइज कैसा था आपके लिए? मुझे याद है कि ये शायद 7 या 8 मई 2010 की बात होगी। उस टाइम डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद 2004 बैच के IAS हैं, वो मधेपुरा में DM थे, और तैयारी के क्रम में उनसे हम कुछ टिप्स लिया करते थे। तो मेरे पास एक यामाहा थी RX 135, जो मैंने दिल्ली में फाइनेंस कराया था अपने संघर्ष के दिनों में ही, और वो आज भी मेरे पास है, उसको मैंने रखा है। तो मैं छातापुर से पटना के लिए अपनी यामाहा से ही आता था। तो वही 7 या 8 मई जब मैं आ रहा था, तो मैंने फिर बेंदर भैया को फ़ोन किया कि भैया कहाँ हैं आप? तो बोले अरे मैं तो क्या मधेपुरा में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ। बोला सर मैंने बोला कि भैया मैं आपसे मिलते हुए जाऊँ। बोला ठीक है आप। फिर गए हम, लगभग मुझे लग रहा है कि 11 बजे के आसपास हम वीरेंद्र भैया के DM चैम्बर में पहुँचे होंगे मधेपुरा कलेक्ट्रेट में। तो उन्होंने कहा कि मनोज रिजल्ट आया है 2010 का, तुम देखे हो क्या? बोले नहीं भैया हम तो नहीं देखे हैं। बोला अरे अरे आया है, तुम देखो। तो फिर वही रिजल्ट देखे, बोले कि मनोज तुम तो क्वालीफाई कर गए हो, बधाई हो तुमको। सबसे पहले तुम अपने घर फ़ोन करो। फिर वहीं से मैंने फ़ोन लगाया अपनी माताजी को मैंने बताया, फिर पिताजी को। जैसे मैं बताया तो इतना मतलब आंसू निकल रहा था, वो जो खुशी के आंसू हैं। उधर से मेरी माँ भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पिताजी भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, हक्के बक्के थे, और मेरे भी आंखों से आंसू जो गिर रहे थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वीरेंद्र भैया बोले अरे बैठो बैठो, फिर वो मिठाई उठाई मंगाए और खुद सबको बांटे भी और मुझे भी खिलाए और बधाई दी, और फिर मैं वहाँ से सीधे पटना आ गया। ये बहुत ही भाग भरा पल होता है जिसे जी, शब्दों में बिल्कुल। बयान नहीं हम नहीं कर सकते हैं। आपकी एक आत्मकथा भी, जिसका प्रकाशन हाल ही में जो है बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है। आत्मकथा जो है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरो किड्स, क्या कुछ इसमें विशेषता है, इस खासियत की? और आपने जो आत्मकथा लिखी है, ख्याल कैसा है इसका लिखने का? और जो यूथ पढ़ते हैं, क्या लगता है उन्हें कितना मोटिवेशन मिलेगा, जो पैसों की आर्थिक तंगी के कारण बीच में कहीं नहीं अपनी पढ़ाई छोड़ देते या फिर अधूरा छोड़ देते हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि कैसे ख्याल आया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में ऐसे विचार आया कि जो मैंने संघर्ष की है, और इस संघर्ष से लोगों को क्या मतलब क्या वाकई कुछ जो मैं लिखूंगा उससे क्या कुछ सीख मिल पाएगी। तो इस तरह के कई प्रश्न उठे थे मेरे मन में कि वाकई मेरी कहानी में कुछ ऐसा है जो दूसरों के लिए सीख बन सके, या वो मेरी जो शब्द हैं वो उन अनगिनत युवाओं तक पहुंच पाएंगे जिनके भीतर जज्बे तो हैं, पर संसाधनों की कमी के कारण, अभावग्रस्तता के कारण वो सपने बीच में ही टूट जाते हैं। तो फिर मैंने ठाना कि नहीं, मुझे न सिर्फ अपने लिए लिखना है, बल्कि उन युवाओं के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिखना है जो ये कहते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण, अभावग्रस्तता के कारण मैंने तो पढ़ाई नहीं की। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप एक बार ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं पाती है। और इसी को देखते हुए मैंने अपनी आत्मकथा को लिखने का प्रयास किया, और इसे मैंने लगभग 1 सालों में पूर्ण किया,
जिसका विमोचन 5 फरवरी, इसी 5 फरवरी को बिहार के माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया और जिसका प्रकाशन प्रभात प्रकाशन दिल्ली द्वारा किया गया। तो ये किताब कहाँ मिल सकेगी? जो यूथ पढ़ना चाहते हैं, इन किताबों को समझना चाहते हैं, अपनी जीवनी से जोड़कर इसे देखना चाहते हैं, ताकि वो भी जीवन में सफलता के राज को देखे और उसका स्वाद भी चखे, कहाँ पर ये किताबें मिलेंगी, जरूर बताएं इसके बारे में। ये ऑनलाइन भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजन पर भी है और बुक स्टॉल पर भी है। जी जी। मनोज जी, आप कविता लिखने के भी शौकीन हैं, तो किन विषयों पर आपका कविता रहता है? और जरूर चाहेंगे अगर कुछ कविताओं की पंक्तियाँ हमें सुनाए तो। कविताएं तो मैं वैसे सामाजिक विषयों पर लिखता हूँ, लेकिन एक कविता है जिसे मैंने 2010 में जब रिजल्ट मेरा निकला तो उसके 2-4 महीने के बाद मैंने लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी एक कहानी, जिसका शीर्षक है मैं पथिक उस पथ का। मैं पथिक उस पथ का, मैं पथिक उस पथ का जिसमें कांटे ही कांटे हैं, जाना तो है बहुत दूर पर मैं उन कांटों में ही रह रह कर उलझा। मैं पथिक उस पथ का, मैं पथिक उस पथ का। जब भी किया मैंने बढ़ने का प्रयास, जब भी किया मैंने बढ़ने का प्रयास, खरोंच खाए मैंने राह में पड़ी उन कांटों का। मैं पथिक उस पथ का, मैं पथिक उस पथ का। कितने आए आंधी और तूफान, कितने आए आंधी और तूफान, डिग न सका टूटते टूटते डोर रह गया मेरे सपनों का। मैं पथिक उस पथ का, मैं पथिक उस पथ का। फिर भी आस न टूटी, फिर भी आस न टूटी, मैं बढ़ता रहा उन कांटों में। दी शिकस्त मैंने संघर्षों को, हुआ उदय मेरे सपनों का। मैं पथिक उस पथ का, मैं पथिक उस पथ का। क्या बात है, बहुत ही खूब। और ये कविता आपके आत्मकथा को भी दर्शाती है। आपने जिन रास्तों से होकर गुजरा, जो रास्ता आपने तय किया, बेशक वो संघर्ष का था, लेकिन वो अब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत बधाई भी एक बार फिर से आपको देना चाहेंगे। आपने जो रास्ता तय किया, वाकई में मंजिल आपने पाई है और दूसरों के लिए सीख भी इसमें समाज के लिए भी है। चूँकि आप बिहार के सुपौल ज़िले से रहने वाले हैं, तो जरूर चाहेंगे कि बचपन आपका यहीं पर बीता होगा, तो जरूर चाहेंगे बचपन के कुछ अगर यादा, कुछ संस्मरण अगर हो तो उसके साथ जरूर हम साझा करेंगे। कुछ बचपन के मित्र अभी भी जुड़े हुए हैं, जरूर चाहेंगे उसके बारे में कुछ बताएं। जी, एक संस्मरण मुझे याद है, ये बात 94 के आसपास की है। उस टाइम मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिया था, तो हमारे यहाँ एक ये चंचल सर उस टाइम 92 बैच के आईएएस हैं और त्रिवेणीगंज एसडीएम बन के गए थे। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि आईएएस ही एसडीएम बनते हैं, बस आईएएस मैं जानता था कि आईएएस आईपीएस होता है। तो उनका ब्लॉक में एक विजिट था, तो वो छातापुर ब्लॉक में गए थे और ब्लॉक में चार दीवारी था। तो हम लोग खेल रहे थे हाई स्कूल और ब्लॉक जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो सभी मित्रों ने कहा कि अरे आईएएस आए हैं, चलो देखने के लिए चलते हैं। तो हम लोग खेल छोड़ के और चले अपने मित्र मंडली के साथ सर को देखने के लिए, भाई आईएएस कैसा होता है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीड़ थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा जलवा हुआ करता था, आज तो कम हो गया है थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ चार दीवारी था, चार दीवारी पे चढ़ के उनको क्या कहते हैं देखने का प्रयास किया। वो उनकी गाड़ी आई तो वहाँ जो गार्ड वार्ड थे, होम गार्ड वगैरह और बिहार पुलिस वगैरह डंडा मारना स्टार्ट किया, भाई भागो भागो भागो। तो वहाँ हम लोग गिर पड़े और मेरे पैर में जख्म भी हुआ और उनको हम देख भी नहीं पाए। तो ये मुझे आज तक याद रहता है। मतलब कि बचपन से ही आईएएस आईपीएस को लेकर एक अट्रैक्टिव मन में आपकी थी, एक ललक थी। सच कहूँ तो खास करके बिहार में जो है ये आईएएस आईपीएस एक अट्रैक्शन है और सभी लोग चाहते हैं कि मैं आईएएस आईपीएस बनूं। कि आप भी बचपन से चाहते थे कि मैं ऐसा तो नहीं था कि मैं आईएएस बचपन से ऐसा कुछ हाँ, ये था कि भाई बड़े आदमी मतलब इतने बड़े नौकरी होती है, तो अट्रैक्शन उस तरह नहीं था। मुझे पता नहीं था कि इससे नौकरी क्या मिलती है, लेकिन हाँ ये है कि भाई था ही कि मुझे कुछ करना है, पाना है, तो अट्रैक्शन तो था। ये नाम में वजन बहुत है, आईएएस आईपीएस। और मुझे लगता है कि बचपन में हर किसी का सपना जरूर होता है, भले वो अपने किसी दूसरे सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में जरूर एक बार सोचते हैं कि काश मैं भी आईएएस आईपीएस होता, क्योंकि इनका रुतबा अलग होता है, समाज में प्रभाव भी बहुत ही अलग होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी दिनचर्या कैसी होती है मनोज कुमार जी? स्वस्थ रखने के लिए आप किस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप करते हैं, और योग को आप कैसे देखते हैं हमारे जीवन में? कितना इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और योग ने हमारे जीवन को कितना बदला है? जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं।
योग का तो आपने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि निरोगी काया। जो भी योग करते हैं, योगा में इतनी शक्ति है कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्ट्रांग बनाता है। जब आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आपका जो फ्रेशनेस है वो हमेशा दिखता है, और बीमारी से तो कोसों दूर रहते ही हैं। तो मेरी भी जो दिनचर्या होती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ और टहलने के बाद घर में आके कुछ योग करता हूँ। तो योग का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, कारण कि उसके बिना हम अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको निर्वहन करने में उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना कि एक निरोगी काया रहेगा। बिल्कुल, और आप देखने में बिल्कुल स्वस्थ और फिट लग रहे हैं, और ये लगता है कि हम सभी को ये करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता का मार्ग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक रास्ते से जुड़े हों तो आप अपने शरीर को छोड़ दिए। स्वस्थ रहने की जो कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है, सभी के मन में होती है। इसलिए बीमारियों को दूर रखना है। हर कोई चाहता है कि बीमारियां हमारे पास ना आए, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करने होंगे। वो कर्म वो होता है जिससे शरीर की बीमारियां हमेशा दूर रहे और आपके पास बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति होती है आपकी ऊर्जा को बिल्कुल साफ कर देने के लिए। तो मनोज जी, आपने बताया कि जो आपकी आत्मकथा है स्ट्रीट वेंडर्स से ब्यूरोक्रेट्स, आप पे कई विशेषताएं इस पुस्तक की हैं, और जब युवाओं पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वाकई में इसकी महत्ता कितनी है। उद्देश्य, किन उद्देश्यों के साथ आपने इस आत्मकथा को लिखी है? क्या उद्देश्य है इस किताब का? जहाँ तक मेरी इस आत्मकथा का उद्देश्य का है, तो इसका उद्देश्य तो साफ क्लियर है, और मैं इसे आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के यंगिस्तान में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दिशा देने के उद्देश्य से ही मैंने इस आत्मकथा को लिखा है। जी, तो ये प्रशासनिक काम से आप जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स से। काफ़ी आपका जो दिनचर्या होता है, शेड्यूल काफ़ी व्यस्ततम होता है, लेकिन इसके अलावा जब भी फुर्सत के पल आपको मिलते हैं तो मतलब कि क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या रहती है आपकी? घूमना फिरना, कुछ खाने पीने के शौकीन हैं, जरूर चाहेंगे इसके बारे में भी बताएं। क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है आपकी? सबसे पहले मेरी हॉबी जो है कुकिंग है जी। चूँकि मैं शुरू से ही 93 से ही घर से बाहर रहा हूँ, तो कुकिंग में करता आ रहा हूँ। आज भी मैं अच्छा कुकिंग कर लेता हूँ। क्या आप अच्छा बना लेते हैं, ये बताइए? देखिए, वेज और नॉन वेज सब। हाँ। आज भी मेरे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, वो मम्मी को छोड़ के बोलते हैं पापा आज आप बिरयानी बनाइए, आज आप शाही पनीर बनाइए, या फिर आज आप पनीर दो प्याजा बनाइए। तो इस तरह के आइटम जो हैं वो डिमांड करते हैं और मैं उसे बनाता हूँ। अभी तक मैंने सुना है सोसाइटी में अपने मनोज कुमार जी की महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं ना, नॉनवेज के शौकीन बनाने के बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और उनके हाथों का खाना भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि दिल्ली मैं भी गया और कुछ दोस्तों के साथ था, तो मतलब कि नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मतलब कि नॉनवेज का एक तरह से देखा जाए तो दिनचर्या में वो रखते ही हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो स्वाद भी बदलता है। तो उसके अलावा और क्या क्या मतलब कि शौक़ रखते हैं आप? घूमना फिरना, कुछ जर्नी वगैरह आपकी होती है? हाँ बिल्कुल, जब भी मैं फुर्सत में रहता हूँ, अगर 2-4 दिन की छुट्टी होती है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करता हूँ। एडवेंचरस ड्राइविंग मुझे काफ़ी पसंद है, और ख़ास करके जंगल जाना, पहाड़ जाना, कहीं झील उल है वहाँ जाना, या कई नदी है तो उसके किनारे जाना। तो मैं बेसिकली जब भी फुर्सत होता है तो इन जगहों पे जाना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, प्रकृति की छटा वैसे ही बहुत निराली होती है, और जब आप इसे नज़दीक से देखते हैं तो आपको लगता है कि प्रकृति की गोद में बहुत ही सुकून मिलता है। जी जी। तो फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन फैमिली मेम्बर है, कहाँ सब लोग रहते हैं, जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं। मेरे फैमिली में एक मेरी मदर हैं जो कि मेरे घर छातापुर में रहती है, कभी पटना में भी रहती हैं। इसके अलावा मेरे 2 बच्चे हैं, और वाइफ जो पहले वेटनरियन डॉक्टर थी और अभी वो बिहार प्रशासनिक सेवा में हैं, और आज वो बिहार लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पे पदस्थापित हैं। जी, तो आपकी ये जीवन संगनी वो भी एक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। कितना तालमेल आप दोनों के बीच रहता है, क्योंकि उनका भी शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता होगा, आपका भी शेड्यूल बिजी रहता है, तो फैमिली को कितना आप लोग समय दे पाते हैं एक साथ मिलकर? वो दिन कब होता है उसके बारे में भी बताएं। चूँकि हम लोग लगभग 9:30-10 बजे तक साथ में ही रहते हैं, तो 9:30-10 बजे के बाद ऑफिस जाते हैं, फिर दोपहर में आते हैं,
और फिर हम लोग बेसिकली साथ ही रहते हैं। और जहाँ तक खाना वाना बनाने की बात है तो हम लोग साथ मिलजुल के बना लेते हैं। और बच्चे को तैयार करने का है तो सुबह में मैं भी उनका हाथ बटा देता हूँ, तो जल्दी ये सब काम हो जाता है। तो हम लोगों का जो पारिवारिक जीवन है एक दूसरे के समन्वय के साथ बढ़िया निकल जाता जी। है। तो व्यस्तता के बीच कुछ नोक-झोंक भी होती होगी ऐसा कुछ? क्योंकि वो हर घर का वो ये तो किस्सा है ही कुछ काम को लेके हो जाता है कि आप नहीं समझते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं। तो मैं कहता अच्छा मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तुम ज़्यादा हो। हाँ मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर हैं तो आप तो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक होती ही रहती क्या है, बात सब घर है। में होती है। बच्चे भी काफ़ी मनोरंजन वो फ़ील करते होंगे। जी, जी। तो मनोज जी, हमने ये भी सुना है कि जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उसका आप मार्गदर्शन भी करते हैं पटना में। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि ये सेवा कब से आप दे रहे हैं और अभी क्या चल रहा है आपका? जब मैंने ये सिविल सर्विस क्रैक किया तो एक गहरी संवेदना मैंने फील किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग का फीस नहीं दे पाते हैं। तो मैं जब पटना आया था 2008 में, तो यहाँ पर मैंने प्रज्ञा सिविल सर्विसेज, एक अनूप सर थे, उसके साथ मैं जुड़ा और पबेड भी पढ़ा मैं उनसे, और वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता भी था। मैं अपना मेरा जो ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट जो था मेरा ज्योग्राफी था, और सेकंड ऑप्शनल पबेड था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स की भी क्लास की थी, द ओरिजिन IAS दिल्ली में। तो बच्चों को मैं GS भी पढ़ाता था और ज्योग्राफी भी पढ़ाता था। तो वैसे बच्चों को मैं टीच करना ज़्यादा पसंद करता था और उनसे मैं पैसे नहीं लेता था, जो ये मुझे बता देता था कि सर मेरी आर्थिक तंगी है, गरीबी कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप पढ़ो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। जब मेरा रिजल्ट हुआ, ये तो मेरे रिजल्ट से पहले की बात, जब मेरा रिजल्ट हुआ तो जब मेरी पहली पोस्टिंग नालंदा में हुई बतौर प्रशासनिक अधिकारी, तो वहाँ से मैं 100 किलोमीटर के आसपास होगा, तो अपनी यामाहा से या फिर कभी कार से आके और यहाँ पर मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था उसी कोचिंग में। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो उसे मैं कभी 5,000 10,000 रुपये दे के भी, आर्थिक मदद दे के भी उसको मैं सहायता करता था, ताकि वो बुक खरीदे, नोट्स वगैरह खरीदे, या कुछ ऐसी भी ज़रूरत है। तो ये आज भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने उस गरीबी को देखा है। कहते हैं ना, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता है। सच में मैंने उसको झेला है, मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं आज भी वैसे लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जी। तो मनोज जी, जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं क्लासेस के थ्रू, जो मार्गदर्शन आप देते हैं उसमें शामिल होना चाहते हो, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? बेसिकली अभी तो प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मैं कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो कि मुझे बुलाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू क्लासेस के लिए, तो मैं उसमें जाता हूँ। और बहुत सारे बच्चे आज भी मेरे कांटेक्ट नंबर हैं जिस पर वो कॉल करते हैं, वो फेसबुक पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, तो वो लोग जुड़ते हैं मेरे से और मैं उनको गाइड करता हूँ। जी, मतलब कि मार्गदर्शन करने को अभी भी आप जो क्लासेस हैं वो इंट्रोडक्शन आप देने जाते हैं, लेक्चर्स भी आपके होते हैं। जी। क्या आप देख पाते हैं मनोज जी, मतलब कि पहले की अपेक्षा अभी के वर्तमान की अगर बात की जाए तो BPSC UPSC एस्पिरेंट स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो किन में अभी भी कितने वो क्रेजी इसको लेकर हैं, कितनी उत्सुकता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने को लेकर? देखिए, जहाँ तक BPSC और UPSC का है तो उसका क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है, और कभी कम भी और नहीं होगा, कभी मुझे ये नहीं कम लगता। होगा भी नहीं। हाँ, ये है कि अभी प्रतिस्पर्धा जो है, एकदम कहते हैं ना गला काट प्रतिस्पर्धा, तो वो हो गई है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों की कमी नहीं है और लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके प्रति जो लोगों में एक उत्सुकता है और ये है कि मुझे वो करना है, तो आज भी उसका क्रेज़ कम नहीं हुआ है, और आज भी एस्पायरेंट्स जो हैं UPSC और BPSC की तैयारी में लगे रहते हैं। जी। तो अभी वर्तमान में आप ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार में आप कार्यरत हैं विशेष सचिव के पद पर। कितने वर्ष हो गए इस कार्य क्षमता में सेवा देते हुए आपकी? ग्रामीण कार्य विभाग में तो मुझे लगभग 1 साल होने को है। लास्ट ईयर ही मैं सितंबर में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव के पद पे कार्यरत था। जी। तो मनोज जी, अभी जिस आप डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं, क्या चुनौतियां आपके समक्ष होती हैं? क्योंकि आप नज़दीक से, क्योंकि विशेष सचिव हैं आप, तो विशेष नज़दीक से इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, तो क्या क्या परेशानी, क्या क्या जो चुनौतियाँ आती हैं आपके राहों में आती हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, आज के डेट में अगर देखा जाए तो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का एक नेटवर्क है, लगभग 1,25,000 किलोमीटर को, और इसको मेंटेन करना एक सबसे बड़ी चुनौती है।
चूँकि रोड तो हम बना देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस उसको अच्छी और संधारित सड़कें हम ग्रामीणों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये हमारे पास एक बड़ी चुनौती होती है। तो इसी के मद्देनज़र नवंबर 2024 में सरकार ने एक RRSMP रूरल रोड्स स्ट्रेंथिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो भी लाजमी है कि अगर 1,25,000 किलोमीटर है तो जो भी रोड हम लोग बनाते हैं, पहले था पंचवर्षीय उसका मेंटेनेंस होता था, 5 ईयर रूटीन मेंटेनेंस होता था, 5 वर्ष तक तो करता था, लेकिन 5 वर्ष के बाद क्या, तो वो चुनौतियां थी हम लोगों के सामने। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये RRSMP लाया और RRSMP के तहत हम लोग 7 साल तक मेंटेन करते हैं और जो भी रोड आउट ऑफ मेंटेनेंस हो गया यानी कि 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर उसको बनाना, फिर उसको संधारित करना। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो स्कीम है ये RRSMP और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है कि नहीं हमारे ग्रामीणों को अच्छी और संधारित सड़कें मिले, तो उसी दिशा में हम लोग काम करते हुए RRSMP स्कीम को धरातल पर ला रहे हैं। जी तो जी मनोज जी, 15 वर्ष हो गए आपको कार्यकाल में सेवा देते हुए, क्या विशेष उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे अपने कार्यकाल की? अब विशेष उपलब्धि तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में कार्यरत था तो वर्ष 2014 में मुझे बेस्ट IOFS ऑफिसर का अवार्ड मिला था। और चूँकि उस टाइम हुआ ये था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में आग लग गई थी, चूँकि वो केमिकल प्लांट है, वो एक्सप्लोसिव वहाँ पे बनता है, वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम BMCS बनता है, तो काफ़ी एक्सप्लोड करते हैं। उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं NG, NC, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह सब यूज होते हैं। तो उस आग को बुझाने में मैंने काफ़ी मेहनत की थी। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा मुझे बेस्ट IOFS ऑफिसर का अवार्ड दिया गया था। और बाकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं देख रहा हूँ आज के डेट में कि जिस समाज से मैं आया हूँ, जिस मिट्टी से आया हूँ, वहाँ मैं आज भी जाके समाज को लौटाने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ जाके जो बच्चे हैं जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो अपने फ्यूचर के प्रति उसको क्या बोल सकते हैं कि आश्वस्त नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो उनको गाइड करना, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी मनोज जी, जो उपलब्धियां होती हैं और जब प्रोत्साहन मिलता है तब कहीं ना कहीं एक और अलग से ऊर्जा आपके अंदर जो संचारित होती है और आपकी जिम्मेदारियों को और कहीं ना कहीं वो बढ़ा देती है। इससे आप किस तरह से देखते हैं कि उपलब्धि पाने के बाद, प्रोत्साहन मिलने के बाद क्या लगता है कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी हो जाती है और कैसे इसे निभाना चाहिए? जी, जहाँ तक आपने बोला है सही बोला कि जो भी मुझे उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि मिलने के बाद नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर और बढ़ जाती है कि उसको मुझे और अच्छा से करना है। तो मैं अपने काम काज के प्रति काफ़ी ईमानदारी से काम करता हूँ ताकि मेरे कामों में किसी तरह की त्रुटि ना हो। और जो भी मेरा सामाजिक दायित्व है, अपने व्यस्तता के बावजूद मैं अपनी सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन करता हूँ। यही है मेरी दिनचर्या। जी, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा और ये कहते भी है कि प्रकृति की रचना में मानव प्रेम है और दायित्व भी है, और एक सफल व्यक्तित्व को जो अपना अर्जित ज्ञान और अनुभव समाज में बांटकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और ये बात आपके साथ भी लागू होता है, हर सफल व्यक्तित्व के साथ लागू होता है। इसे किस तरह से आप देखते हैं, कितना सहमत हैं इससे आप? नहीं, बिल्कुल। जो भी सफल व्यक्ति हैं, मेरा मानना है कि जिस मिट्टी से, जिस समाज से आप आए हैं, जब आप कुछ देने लायक होते हैं, तो मैं तो हर एक सफल व्यक्ति से कहना चाहूँगा कि आप जिस समाज से आए हैं उस समाज को आप लौटाइए, चाहे जिस तरीके से हो। तरीका अलग अलग हो सकता है, आप समय दे सकते हैं, आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी यूथ को डायरेक्ट आर्थिक लाभ दे सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। जी मनोज जी, आपकी जो आत्मकथा पर आधारित पुस्तक है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, मतलब कि ये टैग जो है, टैग देखकर ही आसानी से लोग समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी सफलता की कहानी, जो रहस्य है, संघर्ष का रहस्य इसमें छिपा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इसका जो मार्ग है वो सफलता के मार्ग तक जाता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो UPSC BPSC एस्पिरेंट्स अगर ये किताबों को पढ़ते हैं तो उनमें क्या विशेष उन्हें देखने को मिलेगी? क्या मोटिवेशनल इसमें लाइन्स है, कोट्स हैं जिसे आप प्रमुखता से अभी बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी एस्पायरेंट ये किताब पढ़ेंगे तो उनको तो एक सीख ज़रूर मिलेगी कि
चाहे लाख मुसीबत आए, चाहे लाख बाधाएं आए, लेकिन आप उन बाधाओं को पार करते हुए भी कैसे सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, समय का अभाव था, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। जब आपने एक बार ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई भी बाधाएं जो है आपको नहीं रोकेगी और आप ज़रूर सफलता पाएंगे। जी, चूँकि आप लिखने के भी शौकीन हैं, आपने आत्मकथा पर पूरा का पूरा जो जीवनी है वो भी लिखा है, तो कुछ आगे के भी लिखने की ऐसी कोई कार्य योजना मन में चल रही है, ऐसा कुछ? अभी तो हाँ, एक मैं कोसी पे लिख रहा हूँ। चूँकि मैंने कोसी बाढ़ को काफ़ी नज़दीक से देखा है, वहाँ जो त्रासदी आती है तो उसको मैंने महसूस किया है, उसको देखा है कि किस तरह से लोग रहते हैं वहाँ पे। तो कोसी के ऊपर मैं कुछ लिखने की सोच रहा हूँ, ताकि कोसी की जो बाढ़ की समस्या है उससे किस तरह से लोग परेशान होते हैं और उससे किस तरह हम लोग बच सकते हैं। जी, आपने एक कविता भी सुनाई है, आपकी जी। जो रचित आपकी जो स्वरचित कविता है, तो कविता लिखने के मतलब कि ये शौक़ कैसे आया? मतलब कि किससे आपको प्रेरणा मिली? इसके बारे में ज़रूर चाहेंगे बताएँ। कविता लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही आया। मुझे याद है कि मैं जब छठी या 7वीं क्लास में था, तो उसी टाइम मेरे बगल में ही एक नर्स दीदी थी, तो उसी की बेटी का जन्मदिन था। तो बोली कि अरे मनोज, तुम क्या कहते हैं, कुछ लिखो इसके ऊपर। तो मैंने उसके बर्थडे के ऊपर ही लिख दिया एक कविता। क्या थी वो पहली कविता? कुछ अगर याद है संस्मरण ऐसा कुछ थोड़ा? वो था एक वाह रे सपना, मेरी पहली कविता थी कि वाह रे सपना। वो देखा था एक सपना, महल भी होगा अपना, वाह रे सपना, मगर न जाना महल बनेगा कहाँ। फिर याद आई महल बनेगा झील किनारे, पुष्प वाटिका जिसके आगे, बंधा रहेगा सुंदर सा घोड़ा अपना, वाह रे सपना, वाह रे सपना। इसी तरह से कुछ था, पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी जो पहली कविता थी वो उसका शीर्षक यही था, वाह रे सपना। ये बचपन का लिखा हुआ था जो अभी तक आपको याद है, आपने सुना दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। जी। मनोज जी, आप एक बड़े ओहदे पर आज काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ज़मीन से जुड़े हुए आप हैं, और आपने देखा है, नज़दीक से देखा है कि संघर्ष क्या होता है, परेशानी क्या होती है, गरीबी क्या होता है और आर्थिक तंगी क्या होती है। कोई भी इंसान जब सफलता के राहों पर पहुंच जाता है, मुकाम तक पहुंच जाता है, तो क्या लगता है कि अपने पीछे जो जिन चीज़ों को देखते हुए वो आगे बढ़ा है, वो चीज़ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर किसी के जीवन में आपने जहाँ से जब उठा है, तो क्या लगता है कि या उसे भूलना चाहिए या फिर हमेशा उससे जुड़े रहना चाहिए, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न रियली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये विचार किया इस पुस्तक को लिखने का, तो बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे जो मेरे बैचमेट थे। उन्होंने बोला, अरे यार, ये सब लिखने से क्या फ़ायदा है, वो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी थी, तुम उसे भूल जाओ, अब यार जिस पोस्ट पे हो अपना काम करो, और पिछली ज़िंदगी को लिखने से क्या फ़ायदा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो बता रहे हैं मुझे मतलब कहीं से ठीक नहीं लग रहा है। चूँकि एक बार इसी तरह से किसी प्रोग्राम में मैं गया था, तो मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपके ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, आप कभी दिल्ली गए, फिर दिल्ली से पटना आए, फिर पटना से दिल्ली गए, तो आप में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो मुझे आप बताएंगे कि आप में क्या बदलाव हुआ है। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे में बदलाव हुआ है। रियली आपने कहा कि ज़मीन में मेरा बदलाव हुआ है, कभी बिहार, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी पटना, इस तरह से हुआ है, लेकिन मेरा ज़मीर आज भी वही है, मेरे ज़मीर में बदलाव नहीं हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं कभी ये अपनी आत्मकथा लिखूंगा, उससे न सिर्फ मुझे मेरी कहानी लोगों को पता चलेगी, बल्कि उससे एक प्रेरणा मिलेगी, और जो एस्पायरेंट संसाधन विहीन हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो उनको पढ़ के एक प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जी, क्या बहुत ही बड़ी बात आपने कही है मनोज जी। तो क्या मैसेज आपका रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, डेढ़ बिहार के दर्शकों के लिए, उन तमाम हर युवा वर्ग के लोगों के लिए जो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, जीवन में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ख़ास करके मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि वैसे युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभावग्रस्ता में जी रहे हैं, संसाधन विहीन हैं, वो उन सभी बाधाओं का डट कर सामना करें और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं,
तभी आपका सपना साकार होगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सपने देखिए, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसीलिए सपने देखिए और बड़े सपने देखिए। दूसरी बात कि ईमानदारी, कभी भी ईमानदारी से समझौता मत कीजिए। तीसरी बात, समय को महत्व दीजिए। अगर आज आप समय को महत्व नहीं देंगे तो कल समय आपका महत्व नहीं देगा। चौथी बात और जो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप सफल हो जाते हैं तो जिस समाज से आप निकले हैं, जिस मिट्टी से निकले हैं, अगर उसके लिए कर सकते हैं कुछ तो आप ज़रूर कीजिए। उस समाज को लौटाइए, उस मिट्टी को लौटाइए। यही मेरा संदेश रहेगा युवा। क्या बात है, ये सफलता का मूल मंत्र आपने दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े अपनी उपलब्धि, अपने जो अनुभव है वो साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी बिहार और बिहार अभियान उम्मीद करता है और आपको शुभकामनाएं देता है कि आपने जो ओहदे पर हैं और आपने जो स्थान पाया है उस पर आपको ढेरों सारी उपलब्धियां मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं IOFS प्रशासनिक अधिकारी मनोज कुमार जी, जिन्होंने अपनी सफलता की कुंजी भी बताई और सफलता के मूल मंत्र भी बताए। और एक बात हमेशा आपको भी याद रखना होगा कि सफलता का रास्ता आपको खुद अकेले तय करना है, बाकी जीत का जश्न मनाने के लिए तो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा होती है। तो आज का ये कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और उसके लिए हमारा नोट करें पता, हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीज द रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।